हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो जर्नल स्टडीज की पेपर वन को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। और इसके अंतर्गत सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज और इश्यूज को भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा पेपर, जर्नल स्टडीज पेपर वन के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज द, ये मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हम कह सकते हैं। तो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वीडियोस लूंगा। तो अभी जो हम लेटेस्ट में करने वाले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत ये पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री तक हम करेंगे, है ना। तीन ही पार्ट्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मेन मेन पॉइंट में बता देता हूँ शुरुआत में, फिर हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यूरोपियों का आगमन, है ना। यूरोपीय जो शक्तियां थी जिसके अंतर्गत यूरोपियों का आगमन, जिसके अंतर्गत कौन कौन आए थे, डच आए थे। मतलब क्रम से अगर बताए तो यूरोपीय के पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी ना, तो ये जो यूरोपीय आए थे उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, है ना। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को हम देखेंगे, है ना। ब्रिटिश लोगों ने अपना साम्राज्य किस तरह से बढ़ाया, है ना। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, है ना। भारत के अंतर्गत जैसे उन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, इन क्षेत्रों में कैसे साम्राज्य का विस्तार किया उसको जानेंगे। फिर हम देखेंगे इनकी नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां कौन कौन सी थी, जैसे वेलेजली की थी सहायक संधि प्रणाली, है ना। डलहौजी की कौन सी थी, डलहौजी की जो नीतियां थी उसके अंतर्गत डलहौजी की हड़प नीति थी, है ना। ये नीति हम जानेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, है ना। ये साम्राज्यवादी नीतियां हैं, है ना। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति हम लिख सकते हैं, है ना। साम्राज्यवादी नीति, है ना। नेक्स्ट हमारा आएगा ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति को देखेंगे हम, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंतर्गत हम देखेंगे भू राजस्व की जो प्रणालियां थी वो देखेंगे, तीनों जितनी भी थी। कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे वो जानेंगे। उपनिवेशवाद और उसके चरण को जानेंगे। औद्योगिक नीति क्या थी, रेलवे क्या, रेलवे के बारे में किस तरह की नीति अपनाई इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने। और धन की निकासी, है ना, धन की निकासी भी हम इसी के अंतर्गत पूरा डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को हम देखेंगे, है ना। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को देखेंगे, है ना। प्रशासनिक नीतियों को हम देखेंगे। प्रशासनिक नीति, इसके अंतर्गत क्या आएगा, सिविल सेवा, है ना। ब्रिटिश की सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, इन चीजों को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति को देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक नीति को देखेंगे, सांस्कृतिक नीति, है ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समाज सुधार, है ना, जो उन्होंने समाज सुधार किया। शिक्षा की नीति कैसे अपनाई, है ना। पाश्चात्यवादी शिक्षा और जो आंग्लवादी शिक्षा, उसके बारे में उनके क्या मत थे वो जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप देखेंगे ना, भारतीय राष्ट्रवाद को देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भारतीय राष्ट्रवाद को देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, कांग्रेस की स्थापना, है ना। कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी, कांग्रेस के वक्त क्या घटनाएं घट रही थी, कांग्रेस के बाद किस तरह की
गतिविधियों का संचार हुआ, तो भारतीय राष्ट्रवाद को इसके अंतर्गत देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी विचारधाराओं को भी पढ़ेंगे, है ना। विचारधाराओं को जैसे उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी, समाजवादी, है ना, ये सारी विचारधाराओं को भी हम इसी के तहत पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के तहत। भारतीय राष्ट्रवाद के तहत हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पे कहाँ तक आ गए थे, आगे हम देखेंगे 1 नंबर पे, आगे हम देखेंगे भारत का विभाजन किस तरह से हुआ और भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। भारत का विभाजन, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता कैसे मिली भारत को, एवं स्वतंत्रता, है ना, क्या क्या पहलू थे पूरे वो जानेंगे। फिर हम देखेंगे संवैधानिक विकास, जो ब्रिटिश शासन ने 200 साल तक भारत में जो शासन किया, उसमें बहुत सारे संवैधानिक प्रबंध इन्होंने लागू किए थे। संवैधानिक विकास हम देखेंगे क्या क्या इन्होंने विकसित किया, और जो अन्य जो छूट छूट जाएगा वो से हम अन्य में देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का भारतीय आगमन के साथ, है ना। यूरोपियों का भारतीय आगमन में देखेंगे, यूरोपियों का भारतीय आगमन, है ना। जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो भारत में कैसे आई, यूरोपीय शक्तियों का भारतीय आगमन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो मैं क्रम लिख देता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिस आए, डेनिस आए, डेनमार्क से जो थे। उसके बाद आए फ्रांसिस, उसके बाद आए फ्रांसिस। ये इनके आने का क्रम था। और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए, है ना। जब 1961 में गोवा आजाद हुआ, जब पुर्तगाली गए, मतलब स्वतंत्रता के बाद तक ही भारत में रहे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था, 1498 में वास्को डिगामा आया था। तो ये सभी को पता है, 1498 में वास्को डिगामा आए थे, है ना। वास्को डिगामा आए थे, लेकिन हम इसको पूरा विस्तृत में जानेंगे कैसे आए थे, क्यों आए थे और किस कारण से आए थे। ये आए थे, जो पुर्तगाली आए थे वो मसाला व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, मसाला व्यापार, है ना। मसाला व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे भारत में। इन्होंने यहाँ की क्या क्या किया, यहाँ के इन्होंने कारखाने, फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र, बस्ती, है ना, कारखाने, कारखाने, व्यापारिक केंद्र, पुर्तगाली बस्ती, पुर्तगाली बस्ती, इनकी स्थापना की, है ना, इनकी स्थापना की। ये क्या थे, ये उत्पादन के केंद्र नहीं थे, ये भंडार गृह थे, है ना। उत्पादन के केंद्र नहीं होते थे, यहाँ पे चीजें संग्रहित की जाती है, मतलब भंडार गृह थे। और ये जो संग्रह होता था, इसको कहाँ भेजते थे, ये यूरोप में भेजते थे, यूरोप में भेजते थे। और ये जो पूरा क्षेत्र होता था, एक तरह से किलाबंद क्षेत्र होता था। कैसा होता था, किलाबंद क्षेत्र होता था, किलाबंद क्षेत्र होता था। इसके अंतर्गत किलाबंद क्षेत्र मतलब गोदाम, कार्यालय, व्यापारियों के लिए आवास, इस तरह की यहाँ पे सुविधाएं थी। और जो यूरोप, जो पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की जो पद्धति थी, कारखाना निर्माण की जो पद्धति थी, वो इटली के व्यापारियों से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी, इटली के व्यापारियों से प्राप्त की थी। तो इटली के व्यापारियों से सबसे पहले, और ये मैंने बता ही दिया कौन आया था सबसे पहले, वास्को डिगामा आए थे, 1498 में आए थे। कहाँ आए थे, पश्चिमी तट पर आए थे, पश्चिमी तट पर। कौन से बंदरगाह पर आया था, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर आए थे 1498 में, 1498 में आए थे। तो वहाँ के जो हिंदू शासक थे कालीकट के, जमोरिन, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। लेकिन वहाँ के जो
अरब व्यापारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। इसका, वास्को डी गामा। क्यों किया था? क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से आया था और अरब व्यापारी भी व्यापार की दृष्टि रखते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया था कि इससे हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। अब प्रथम जो पुर्तगाली फैक्ट्री वो कब बनी? 1503 में। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री फैक्ट्री 1503 में बनी। कहाँ पे बनी? कोचीन में। कोचीन में बनाई गई। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा था। इसने क्या किया? इसने ब्लू वाटर पद्धति अपनाई थी। ब्लू वाटर, ब्लू वाटर पद्धति अपनाई। ब्लू वाटर पद्धति इसने अपनाई, है ना, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। इससे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती थी? ये मतलब किलों की जो अपने जो किले इन्होंने निर्माण किए थे उसकी सुरक्षा करना चाहते थे और उसके साथ हिंद महासागर क्षेत्र पर भी नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इसको इन्होंने नीला पानी की नीति कही या ब्लू वाटर नीति इन्होंने कहा। अब जो नेक्स्ट गवर्नर था पुर्तगाली, कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क था। इसने क्या किया? भारत में भारत में जो पुर्तगाली समुदाय को बढ़ाने के लिए इसने क्या बोला? जो पुर्तगाली पुरुष थे उनसे उन्होंने कहा कि जो भारतीय महिलाओं या स्त्रियों से शादी करो। इससे क्या होगा कि भारत में पुर्तगालियों के जो बस्तियों का निर्माण हो सकेगा, है ना। पुर्तगाली बच्चे पैदा होंगे तो इन्वायरमेंट बनेगा पुर्तगालियों से संबंधित। और अल्बुकर्क को जो पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ना, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे क्या घटनाक्रम होता है? आगे आगे जब 1661 में, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार की जब शादी होती है, किसकी? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की शादी किससे होती है? चार्ल्स सेकंड की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है ना? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है। तो पुर्तगाली लोग क्या करते हैं? जो बॉम्बे है, बॉम्बे दहेज में दे देते हैं चार्ल्स सेकंड को, है ना। चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दहेज में दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बॉम्बे दहेज में दे देते हैं। आगे चलकर ये चार्ल्स सेकंड जो है, इनके पास बॉम्बे है, तो ये बॉम्बे किसको दे देते? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1688 में दे देते, है ना। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बॉम्बे आ जाता है। ठीक है। अब ब्रिटिश का योगदान क्या रहा है भारत में? सॉरी, इनका पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा है? इन्होंने क्या किया है? प्रिंटिंग का प्रारंभ किया भारत में। प्रिंटिंग गोवा में प्रारंभ की इन्होंने सबसे पहले, है ना। गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रारंभ की। तंबाकू की खेती का प्रचलन कराया इन्होंने। तंबाकू, तंबाकू की खेती का प्रचलन होने लगा इनके समय से, हाँ। तंबाकू की कृषि होने लगी। और क्या योगदान था इनका? जो यूरोपीय भवन निर्माण की जो भौतिक शैली है, भौतिक शैली का प्रचलन होने लगा भारत में। भौतिक शैली का भारत में प्रवेश कराया। यूरोपीय चित्रकला के जो तत्व भारत में आए, है ना। जो यहाँ के पुर्तगाली थे तो चित्र वगैरह भारत में प्रसार होने लगा। अब इन्होंने योगदान किया, लेकिन इनका पतन कैसे हुआ? इनका पतन होने के प्रमुख कारणों को देखा जाए तो उसमें जो इन्होंने ईसाईकरण की जो नीति अपनाई, है ना। पतन के कारण देखें, अगर पतन की देखें तो इनने जो ईसाईकरण की जो नीति अपनाई, ईसाईकरण की नीति से क्या तात्पर्य?
कि जो पुर्तगाली लोगों से बोला, जो भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए, वो इसका एक प्रमुख कारण बनकर उभरा। ईसाईकरण की जो इन्होंने नीति अपनाई। ये क्या करते थे, व्यापार के साथ लूटपाट भी करते थे, तो इससे भी इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी, है ना, शत्रुओं में संख्या में वृद्धि होने लगी। तो ये पतन का एक प्रमुख कारण होता है। एक कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति भी थी इनकी। कौन सी? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। आर्मेडा काफिला पद्धति, ये पद्धति थी। इसमें ये क्या करते थे, इसमें एक परमिट देते थे, है ना, परमिट दे देते, जो समुद्री व्यापार होता था उसके लिए परमिट जारी करते थे, है ना। अगर जो इसको नहीं लेता था या बिना इसके या मतलब वो व्यापार करता था, उसे दंड दिया जाता था और उसके जहाज को लूट लिया जाता था, है ना। इसके उसके जहाज को लूट लिया जाता था, है ना, जिसके पास ये वाला परमिट नहीं होता था, कार्टेज आर्मेडा पद्धति वाला परमिट नहीं होता था, उसके जहाज को लूट लिया जाता था। और जिनके पास ये होता था उनको व्यापार करने करने दिया जाता था, लेकिन उन्हें गोला बारूद और काली काली मिर्च, गोला बारूद गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते थे, है ना। जिसके पास ये होता था वो व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन इन दो चीजों का व्यापार नहीं कर सकते थे। तो ये पूरा पुर्तगालियों का था योगदान, और पूरी इनकी डिटेल है। आगे से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे की बातों को जानेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत